क्लास 9th। देखिए, वास्तविक संख्या ये जो हमारे आप जानते हैं कि आपके 4 चैप्टर गणित के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम वास्तविक संख्याओं को रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं ताकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिकॉल हो जाएं और आपने इस प्रकार से इसको चार्ट पेपर पर भी बनाना है। इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर हैं, इसमें संख्याओं के बारे में क्या है, इस जानकारी, जो बेसिक जानकारी इस चैप्टर की मैं आप लोगों को आपसे साझा करता हूँ। देखिए, संख्याएं यानी नंबर्स, तो एक होता है इसमें वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले जो संख्याएं हैं, तो संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत जैसे ऋण 3, 2/3, 5, ऋण 7, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। जैसे इससे पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर हैं, इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो बच्चों, जो संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो हमने यहाँ पे जो क्लास 10th में है, हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। और जो काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत क्या आता है, अंडर रूट जैसे दे रखा है -1, वर्गमूल के अंदर अगर माइनस में चिन्ह है तो हम समझ लेंगे कि काल्पनिक संख्या है बच्चों। और इन काल्पनिक संख्याओं को हम जब 10th के बाद 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ये हमें पढ़ना है। तो फिलहाल हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं जानना है, बल्कि हमने क्लास 10th में केवल वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है। तो जो वास्तविक संख्या हैं ये भी दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है परमेय संख्या और दूसरी होती है अपरमेय संख्या। तो बच्चों, जो परमेय संख्या है उसको, यानी इसकी डेफिनेशन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हमने केवल समझना है बच्चों। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है अपरमेय संख्याएं, यानी अपरमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। और परमेय संख्या के भी दो भाग होते हैं बच्चों। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। तो भिन्न यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर ये ना तो शून्य होना चाहिए ना 1 होना चाहिए, उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 4/7, ऋण 1/5। इसी प्रकार जो पूर्णांक हैं ये भी परमेय संख्या हैं। पूर्णांक के अंतर्गत जो शून्य के बाईं ओर हैं वो ऋणात्मक भी आ जाते हैं, शून्य के दाहिनी ओर जो हैं वो धनात्मक भी आ जाते हैं। यानी जो परमेय संख्या हैं उस परमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, परमेय संख्या के भी दो भाग हैं, एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद है जो हमारे जो पूर्णांक है बच्चों। तो पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और तीसरा आता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक इस प्रकार, ये 3 प्रकार के पूर्णांक हो गए बच्चों। एक ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार की संख्या होती है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक जिसमें 1, 2, 3, 4 जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। और जो शून्य, इसको हमने संख्या रेखा पर भी हम पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा के भी अगर हम कोई संख्या रेखा खींचते हैं और उसके बीच में शून्य, अब दाहिनी तरफ धनात्मक होते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों, और जब शून्य और जो प्राकृतिक संख्या हैं ये दो जब आपस में मिलती हैं तो ये मिलके बनाते हैं पूर्णांक। तो ये आप देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या होगी। यानी जब प्राकृतिक, ये हमने पढ़ चुके हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में
शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इस प्रकार बच्चों ये तो संख्या के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी थी। आगे मैं और संख्याओं के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। एक होती है बच्चों हमारी सम संख्याएँ। ये सम संख्या हम किसको कहेंगे, सम संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, है ना। तो वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है उसको हम सम संख्याएं कहते हैं। दूसरा आता है विषम संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जिसमें जो 2 से विभाजित नहीं होती उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तीसरा आता है इसमें यौगिक संख्याएं, यानी जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। इसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, यानी इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या भी कहते हैं और इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर भी कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ये वाला, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है प्रमेयिका, ध्यान से दीजिए। प्रमेयिका को हम बोलते हैं लेमा प्रमेयिका है। यह एक सिद्ध किया हुआ प्रमेय होता है बच्चों, ये एक सिद्ध किया हुआ प्रमेय होता है और इस जो ये सिद्ध किया हुआ कथन है इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लेमा यानी प्रमेयिका कहते हैं। और इसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर हमारे 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, ठीक है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक इसमें क्या है, तो जो a है वो r विद्यमान होते हैं। जैसे a = b³ + r, जहाँ जो r है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो ये a, b और r क्या हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। तो ये देखिए बच्चों, इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें हम भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। जैसे a भाज्य है, ठीक है, जिसका भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, और जो भाग दे के आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष। ये तो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जो भाजक है उसको हम b से डिनोट करें, और जो भाज्य है उसको a से डिनोट करें, और जो भागफल है उसको q से डिनोट करें, और जो शेष फल है उसको r से डिनोट करें, तो हमारे पास आ जाता है a बराबर, यानी भाज्य बराबर a बराबर b³ + r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। a क्या है, a यहाँ पे भाज्य है, b क्या है, b भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं, q क्या है, q भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। तो बच्चों ये चीज़, यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम, जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है, इस उदाहरण को समझिए। 23 में 2 का भाग दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 का भाग जब हम 23 में देंगे तो क्या आ रहा है, 2 एकम 2, फिर 3 उतारा और 2 एकम 2, तो 1 शेष बच रहा है। तो जो भाजक है यहाँ पे आप देखिए, तो कि भाजक कितना है, तो भाजक है यहाँ पे 2, भाजक कितना है 2, ठीक है, और शेष कितना है 1। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब भाग देंगे तो भाग देने पर जो हमारा शेष फल आएगा वह b से क्या होगा, छोटा होगा, या तो शून्य होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये जो है हमारा जो r है वो b से हमेशा छोटा होगा। ये आगे है एल्गोरिथम को समझिए बच्चों। एल्गोरिथम क्या है, यानी सुपरिभाषित चरणों में एक श्रृंखला होती है। एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया की जो विधि है इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है बच्चों, ये एक स्टेप है। यानी अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक हमने लिए ए और बी, जिसमें ए पूर्णांक बड़ा है और बी पूर्णांक छोटा है। अब इनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए हम निम्न स्टेप यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों। तो पहला स्टेप जो हमने लिया, पहला स्टेप क्या आता है, यानी प्रथम चरण क्या है, यदि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। यानी जो शेष आएगा वो कितना आएगा, या तो शून्य होगा या शून्य से, या आर के जो आर होगा या तो शून्य होगा या शून्य के बराबर होगा, लेकिन जो आर का मान होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, जो दूसरा चरण है, यदि आर शून्य आ जाता है तो जिससे हमने भाग दिया वही क्या हो जाएगा, वो उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका एचसीएफ बोलेंगे। यदि शून्य नहीं आता है यानी आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा भाजक है और जो शेष बचा है उसमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे चरण में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं कि जब तक हमारा शेष शून्य नहीं आ जाता। और जब हमारा शेष शून्य आ जाता है तो जिस संख्या से हमने भाग दिया यानी जो भाजक है वही वांछित एचसीएफ होगा। तो इसमें जो सेकंड स्टेप है जिसमें भाग देने पर शून्य आ जाता है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे हमने माना 12 और 36 का हमें एचसीएफ लेना है। तो इसमें 36 बड़ा है 12 छोटा है, तो यहाँ पे ए बराबर हम लिख देंगे 36 और बी बराबर 12। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो है ना। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इजकल टू 0 या आर या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब इसकी जगह हमने ए की जगह ए क्या है यहाँ पे, ए भाज्य है, यानी ए तो है 36 और बी क्या है 12। तो अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे रफ में मैंने ये भाग भी दे रखा है। भाग दे के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जब भाग दिया तो भाग देने पर कितना है हमारा, भाग देने पर 12 3 36, तो शेष शून्य आ गया। तो शेष शून्य आ गया यहाँ पे। जब शेष शून्य आ गया तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है, जिस संख्या से हमने क्या दिया, भाग 12 से भाग दिया, तो यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। और इसका जो थर्ड स्टेप का है, जो थर्ड स्टेप जिसमें से शून्य नहीं आता है, उस प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।